चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी रिज्यूम। चलिए तो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने सिलेबस को जाना था और हमारा टारगेट था कि सिलेबस को जानने के बाद हम लॉ के बारे में थोड़ी बेसिक चर्चा करेंगे। सही बात है। तो बताएंगे लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमारा जो पेपर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या बोलो, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है, जिसके अंदर 70 मार्क हमको क्या पढ़ना है? कॉर्पोरेट लॉ, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी पढ़ना है। 30 मार्क का हमको पढ़ना है अदर लॉज, जैसे कि जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बताएंगे इसके अंदर एमसीक्यू का कुछ हिस्सा है, कितने मार्क का है? 30 मार्क का। और सब्जेक्टिव कितना आता है? और क्या वो कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ में 70-30 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है? द आंसर इज यस। तो बस इतनी बात हमने पिछले सेशन के अंदर पढ़ी थी। अब हम लोग समझेंगे द मेन थिंग, दैट इज कि सर ये लॉ होता क्या है। आप मुझको बताएंगे यू आर गोइंग टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो इज इट नेसेसरी फॉर यू टू लर्न लॉ इन द सीए लेवल? लॉ पढ़ना जरूरी है। क्यों? एक रीजन मैं बताता हूं, सिलेबस में है ना, सिलेबस में है इसलिए पढ़ना है ना। अगर मान लो लॉ आपके सिलेबस में नहीं होता, आपने मुड़ के देखा भी नहीं होता इस सब्जेक्ट, मेरे को नहीं पढ़ना है, जैसे 12th के बाद पहली बार आपने लॉ इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, देखा है, जाना है, उसकी एग्जाम लिखी है, इजंट इट? 12th के बाद पहली बार। तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि कहीं ना कहीं फाउंडेशन लेवल पे आपके जो बेसिक्स होते हैं लॉ के, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शंस है लॉ को पढ़ाने का। पहला ऑप्शन है कि मैं ये मान के चलूं कि यू नो ऑल द बेसिक्स ऑफ लॉ, ओके। एंड सेकंड ऑप्शन इज कि मैं ये मान के चलूं कि तुमने जिंदगी में लॉ को कभी देखा नहीं है। हाँ, फाउंडेशन आप क्लियर हो, मैं उस पर डाउट नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी दूसरा ऑप्शन है कि मैं ये मान के चलूं कि आपने लॉ पढ़ा ही नहीं है, मतलब इवन मेरे से पढ़ा, लेकिन मैं मानूंगा कि आपने लॉ फाउंडेशन पे देखा ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द लॉ पेपर। तो दो ऑप्शन आपके सामने है, आपने बताना है विच ऑप्शन आई शुड चूज व्हाइल टीचिंग यू, फर्स्ट की सेकेंड। श्योर? वैसे मैं सेकेंड ही लेने वाला था, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मैं ये मान के चलूं कि आप लॉ जानती नहीं, उसके बेसिक्स जानते नहीं हो। तो उन्हीं बेसिक्स की शुरुआत अभी हम लोग इस चर्चा में करेंगे कि व्हाट एक्चुअली लॉ इज। थैंक यू मामा। हाँ जी, तो लॉ की बेसिक डिस्कशन को शुरू करने से पहले अगेन एक सवाल आपके लिए। मैं बहुत सारे सवाल पूछता हूं, तो डोंट माइंड। बोले सर हम कोई सवाल पूछ रहे, फीस भी हम दे, जवाब भी हम ही दे, नहीं? एक जोक याद आया, बताऊं क्या? बताऊं? पहले के जमाने में, मतलब हमारे जमाने स्कूल में जो हम लोग थे, तो उस टाइम पे सर बच्चों को सवाल पूछते थे कि ये क्या होता है बताओ, वो क्या होता है बताओ, वगैरह वगैरह। बच्चे सवाल दे का जवाब देते थे। अभी क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और टीचर उसको सवाल पूछ रहे, मतलब बताओ व्हाट डू मीन बाय दिस, बोले ए फॉर, तो बोल रहे ए फॉर, तो बच्चा उठ करके उड़ा, हरे जैसा कोई बच्चा होगा, बोल रहे कि फीस भी हम ही दे, इतनी मोटी मोटी, और जवाब भी हम ही दे, ये काहे का न्याय है? फी मैंने दिया है, जवाब तू देगा। जैसे ये अंग्रेज मीडियम वाले लोग जो लोग होते हैं ना, वो मतलब होशियार कैटेगरी के लोग एकदम प्रो टाइप होते हैं। वैसे मराठी मीडियम वाले लोग होते हैं मेरे जैसे। छोड़ो, उस बारे में बाद में कभी बात में कर लेंगे। आज बेटा तो बताएंगे मुझको लॉ के अंदर एक सवाल, पहला सवाल लॉ के बेसिक समझने के लिए। जो लोग जवाब जानते हैं वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करेंगे। जो मेरे से पढ़े उनको जवाब पता है, जो लोग मेरे से नहीं पढ़े या जो मेरे से पढ़े लेकिन अभी जवाब नहीं आ रहा है, वो सोचेंगे। और मैं चाहूंगा कि जो फाउंडेशन में मेरे पास नहीं थे वो इस चीज का जवाब देने की कोशिश करे। जो मेरे से पढ़े उनको जवाब आता है तो चुपचाप लेट द अदर पीपल आंसर। बताएंगे मुझको इंडिया में सबसे बड़े अथॉरिटी किसकी है?
इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है? हु इज हैविंग द अटमोस्ट पावर इन इंडिया? एक एक ऑप्शन देंगे, मैं यहां पे लिखूं। हाँ बेटा, फर्स्ट बेंच, व्हाट्स योर नेम? यशवी, बताओ। सबसे बड़ा पावर इंडिया में उसका, इससे बड़ा पावर किसी के पास है नहीं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। हाँ बेटा, किसके पास पावर? प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट साहब की पावर सबसे बड़ी है। वेरी गुड, एक ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होंगे, ये कहां पे लिखा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर उनसे बड़ी है। अच्छा, और बताओ, ऐसा कोई है जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर पावर रखता है? पार्लियामेंट। चलो पार्लियामेंट लिखता है। अच्छा, इंडिया में पार्लियामेंट होगी, ये कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और बताओ, Who said? You. तो क्या लोगों की पावर सबसे बड़ी है? वोटिंग। सही उंगली करा है, वोटिंग वोटिंग। वैसे आप वो उंगली करते हो, सरकार आपको कौन सी उंगली करता है आपको पता है? दैट इज रियलिटी। हाँ जी, तो मैं बात करो, जवाब आए बहुत सारे जवाब। प्रेसिडेंट है, कुछ लोग बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, कुछ बोलेंगे अमित शाह, कुछ बोलेंगे अदानी। हाँ, वो जो पैसे का और सबसे बड़ा है। कुछ बोलेंगे अपने मोटा भाई मुकेश भाई, वो उनकी पावर सबसे बड़ी है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि इंडिया में जो भी कायदे कानून बनते हैं, या जो भी आप यहां पे आके बैठे हो, वो बैठे हो एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पावर दिया, राइट टू एजुकेशन, और आप उसका इस्तेमाल करके आप यहां पे आके बैठे हो। इज़न्ट इट? लड़कियों को तो पावर भी नहीं था एजुकेशन का, बताओ। लेकिन यहां पे आके आप लड़की, आप आके बैठे हो, पढ़ाई कर सकते हो, आप लिखाई पढ़ाई कर सकते हो। तो ये बात निकल करके आती है कॉन्स्टिट्यूशन से, अगेन आपको भी। तो सब लोग हम यहाँ पे आके बैठे, मैं यहाँ पे बिजनेस कर सकता हूँ, मैं व्यापार कर सकता हूँ, राइट टू ट्रेड। मैं कुछ बातें अपनी ओपिनियन रख सकता हूँ। कुछ लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही बोल लेते। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसका इस्तेमाल करके लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही गाली देते। बताओ क्या मतलब, क्या जबरदस्त सीन है इंडिया में। मतलब बाप ने पावर दिया, बाप को ही गाली दे रहे हैं बेटा। तो ये सीन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है तो सब कुछ है। इंडिया चलता है कॉन्स्टिट्यूशन पे। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट भी होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो अमेंडमेंट कैसे होते हैं, क्या होता है, वो हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बैच पढ़ लेंगे। जहां पे कोई चीज निकल करके आएगी, रेफरेंस पॉइंट आएगा, मैं बता दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करा जाता है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, तो आप मुझको बताएंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता उससे बड़े होंगे, उनकी पावर उससे बड़ी होगी, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेगा वो तो उससे बड़ा होगा ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा, उसको लिखने वाला उससे बड़ा। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि हिंदी में बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं कि मसूदा समिति, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट होगा, उस कमेटी के ये हेड थे। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते। अब आप मुझको बताना, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, उसको लिखने वाला, उसके रचयिता उससे बड़े हैं, तो इनको ये पावर देने वाला उससे बड़ा होगा, लेकिन नहीं। तो वो कौन है? अब इसको समझने के लिए हमको इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट्स। अभी इंडिया का मैप बनाऊंगा तो मुश्किल है थोड़ा, हमारा ड्राइंग जबरदस्त माशाल्लाह, ऑलरेडी किसी ने डाउनलोड करके रखा है, थैंक यू। किसने करा है? स्वप्निल सर ने करा क्या? किसने करा? ठीक है, जिसने भी करा हुआ है। तो ये रहा अपना इंडिया। अच्छा, एक बेसिक सवाल मैप देख करके दिमाग में, हमेशा इंडिया के मैप में ये श्रीलंका क्यों दिखाते हैं?
नजदीक है इसलिए दिखाते सर। वैसे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना वगैरह ये नहीं दिखा, नेपाल वेपाल नहीं दिखाते, श्रीलंका दिखाते हैं। और नेपाल तो लग के ही है ना, उसको नहीं दिखाते हमेशा। इंडिया का जब भी मैप देखोगे आपको नेपाल नहीं दिखेगा, श्रीलंका जरूर दिखेगा। बोलो क्यों? हाँ जी। ग्रेट। हाँ जी बताओ, श्रीलंका क्यों दिखाते हैं? बचपन से आपने ज्योग्राफी में मैप्स देखे होंगे ना इंडिया के, तो उसके अंदर सवाल आएगा नहीं दिमाग में? जैसे मेरे को भी नहीं अभी है, स्कूल में तो कौन पढ़ाता है ये सब कुछ। हाँ बेटा, वैसे ये अंडमान निकोबार इंडिया का हिस्सा है कि इंडिया के बाहर का हिस्सा है? श्योर? पक्का? तो एक रूल निकल कर आता है पूरे दुनिया भर के, दुनिया के जितने भी कंट्रीज है उनके लिए एक रूल है कि जब भी वो अपने टेरिटरी को दिखाएंगे इन द मैप, तो उनकी जो टेरिटरी आती है सी लेवल पे, तो उनके सी लेवल पे जितनी भी उनकी टेरिटरी है, जैसे 12 नॉटिकल माइल्स जहां पे इंडिया की टेरिटरी आती है, मतलब इंडिया का जो बाउंड्री है वो ये बाउंड्री है, लेकिन इसके अंदर 12 नॉटिकल माइल्स, जैसे हम लोग धरती पे किलोमीटर्स गिनते हैं, वैसे सी में हम लोग नॉटिकल माइल्स गिनते हैं। आप जीएसटी में, इनकम टैक्स के एप्लीकेबिलिटी में स्वप्निल सर आपको पढ़ा देंगे कि 12 नॉटिकल माइल्स होता क्या है। तो यहाँ पे जितना भी ये 12 नॉटिकल माइल्स आएगा, ये ऐसा है ना, ये 12 नॉटिकल माइल्स आएगा ना, तो यहां तक अपना इंडिया का टेरिटोरी आता है, मतलब इंडिया का कंट्रोल यहां तक है, ये इंडियन वाटर्स जिसको हम लोग कहते हैं। आज इंडिया में, सुनिए बात को, आज इंडिया में अगर हमको लॉज एंड रेगुलेशंस बनाने हैं तो हम लोग इस एरिया में बनाएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे जो लॉज एंड रेगुलेशन बनाएंगे हम लोग, ये यहां तक भी एप्लीकेबल होगा। बात समझे? जैसे एकदम छोटा, मतलब एकदम फालतू वाला एग्जांपल, फालतू नहीं वैसे सीरियस है, वैसे एकदम सिंपल वाला एग्जांपल अगर मैंने देना है, तो मान लो यहां पे अगर कोई मर गया, मान लो लेके चला गया, टाइटैनिक हो गया उसका, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज टू लुक आफ्टर इट, क्योंकि इंडियन वाटर्स में मरा है, ये इंडिया की जिम्मेवारी है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर मान लो कोई जहाज लेके यहां पे आ गया, ये जहाज लेके आया, और ये जहाज मान लो यहां पे घुस गया, इधर घुस गया, तो इस जहाज के ऊपर टैक्स लगाने का पावर इंडियन गवर्नमेंट का है कि तुम यहां पे आ गए, तुम्हारे ऊपर अभी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। तुम इंडिया में जहाज लेके आ गए, इंडिया में गुड्स लेके आए, बोले मैं इंडिया में आ कहा हूं, मैं पानी में हूं, लेकिन ये पानी हमारा है। ये इसका इंप्लीकेशन, आई बात समझ में? तो जहां तक अपना सी लेवल पे टेरिटोरियल एक्सटेंड है, उस एक्सटेंड तक जो भी कंट्री आएगी उसको आपको अलग से दिखाना होगा, मतलब स्पेसिफिकली एवरी टाइम जब आप अपनी एरिया को बताओगे मैप में, और उसके वाटर लेवल पे जितना आपका एक्सटेंड होगा, उस एरिया में अगर कोई और कंट्री आ जाती है तो उस कंट्री को आपको अपने मैप पे दिखाना होता है, ये रूल है। इसलिए हमेशा हमारे मैप में श्रीलंका आता ही आता है, बिकॉज अपना 12 नॉटिकल माइल्स यहां से होकर इधर उधर है, लेकिन यहां पे बीच में क्या है, श्रीलंका है, तो ये श्रीलंका का टेरिटरी है। ऐसा नहीं कि श्रीलंका अपना ही है, नहीं, 12 नॉटिकल माइल्स। जैकलिन इधर खड़ी होगी तो इनकी, यहां पे खड़ी होगी तो हमारी। जैकलिन की बात निकली इसलिए बोल दे, ऐसा नहीं, ये उनका टेरिटरी है। आई बात समझ में? बिकॉज श्रीलंका का भी अपना टेरिटरी होगा ना भाई, इसलिए दिखाना होगा कि उनका टेरिटरी कहां तक है, हमारा टेरिटरी कहां तक है। तो यहां पे अपना सी लेवल आता है, लेकिन यहां तक इधर ही अपना टेरिटरी, इनके आगे ये श्रीलंका का। आई बात समझ में? इसीलिए दिखाना होता है ज्योग्राफिकली कि हमारा कंट्रोल कहां तक है। आई बात समझ में? एक बेसिक नॉलेज। चलो आगे पॉलिटिकल सिस्टम में आते हैं। अब हम क्या करते हैं, इंडिया की या इंडिया का जो भी एरिया है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इंडिया को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। सर किए ना स्टेट वाइज? नहीं, स्टेट वाइज नहीं, मैं पॉलिटिकली टुकड़ों की बात कर रहा हूं। तो मैंने इंडिया को ऐसे डिवाइड करा, नॉट द एग्जैक्ट वे बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसके अंदर एक स्टेट के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। आई बात समझ में?
एक स्टेट के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र के 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर से। अब होगा यूं कि मान लो ये गुजरात है, ये उनके टुकड़े हैं। अब गुजरात के इस एरिया में कुछ लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में इस एरिया में कुछ लोग रहते हैं, है कि नहीं। अब हमको इंडिया को चलाना है तो हम क्या करेंगे, हम इन छोटे छोटे टुकड़ों में से, यहां पे एक टुकड़ा है, यहां पे कुछ लोग रहते हैं, इधर कुछ लोग रहते हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों से एक एक पर्सन को इलेक्ट करके देंगे। आई बात समझ में। अब इसको इलेक्ट करना कैसे, तो इंडिया में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करेगी, इन छोटे छोटे टुकड़ों के लिए अपना अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करेगी। जैसे इस टुकड़े के लिए, इस टुकड़े को रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, बीजेपी ने अपना एक उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। अब इन टुकड़ों में रहने वाले जो लोग हैं वो वोटिंग करेंगे, और जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे उस टुकड़े के लोगों में से, उसको हम लोग बोलेंगे उसने चुनाव जीत लिया है। और ऐसे इंडिया के बहुत सारे टुकड़ों में से एक एक बंदा चुन के आएगा। अब बताएंगे एक ही पॉलिटिकल पार्टी का होगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का होगा। हो सकता है यहां से बीजेपी का बंदा चुन के जाए, यहां से हो सकता है कांग्रेस का बंदा, मुश्किल है लेकिन फिर भी यहां से कोई आम आदमी पार्टी का निकल करके आए, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में से कोई आम आदमी पार्टी का निकल करके आए। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो चुन के जाएंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे। ओके, इनको बोलते हैं लोकसभा इलेक्शंस, जो भी आने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी पहली बार वोट करेंगे। कितने लोग हैं अभी पहली बार वोट करने वाले लोकसभा में? मेजॉरिटी क्राउड होगा, राइट। सोच समझ के वोटिंग करना। तो अभी पूरे इंडिया में ये लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, आई बात समझ में। तो हमारे पास होगी लोकसभा, क्या होगी बोलो? कितने सीट होते हैं लोकसभा में? 545, 545 सीट्स होती है। मतलब हम इंडिया को कितने टुकड़ों में डिवाइड करते हैं? 545। वैसे इंडिया में स्टेट कितने हैं? 28, 29, 28 की 29, 28, बिकॉज अभी कुछ स्टेट्स को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो 28 स्टेट्स है। और यूटी कितने हैं? 9 यूटीज। पहले 7 हुआ करते थे, अभी तो 2 नए बन गए ना वैसे, और एक दीव दमन को एक साथ कर दिया। तो ये 9 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स। और टुकड़े कितने हैं? 545 टुकड़े हैं लोकसभा। बात समझे? अच्छा, एक और सभा आती है, राज्यसभा। इसका मतलब क्या होता है? स्टेट, राज्य मतलब स्टेट, सभा मतलब राज्यों की सभा, राज्यसभा। तो इसमें होते कौन लोग हैं? स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, वो तो होता है ना स्टेट में अलग अलग। हाँ जी। राज्यसभा में कितने लोग होते हैं? 245 के आसपास होते हैं। अब हम इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए, आपने ये सिविक में पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां उस टाइम पे इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि आप इस बातों को समझ पाओ। तो इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। फेडरल माने कि इंडिया जब कायदे कानून बनाएगा तो वो सेंट्रल लेवल पे नहीं बनाता है खाली, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना पार्टिसिपेशन रखते हैं वाइल मेकिंग द लॉज। इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर पे आपने उसको सुना होगा कि ऐसा नहीं है कि सारे कायदे कानून बस सेंट्रल लेवल पे बनते हैं, यानी कि पार्लियामेंट बनाती है, लोकसभा बनाती है, नहीं, स्टेट्स को भी पावर दिए हुए। ऐसा क्यों?
इंडिया का लॉ बना है तो सेंट्रल लेवल पे बनना चाहिए ना। तो वाई द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू पार्टिसिपेट इन टू द लॉ मेकिंग प्रोसेस? कोई बताएगा? कोई बताएगा? सिविक सिविक 15 मार्क। सर उसको तो मैंने रटा था बस, सर ने बताया ये क्वेश्चन आने वाले हैं, कर लो। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट। बस यही रट लिया, पढ़ लिया, 1 मार्क आ गया, बस खत्म। देखिए आज इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। सेंट्रल पे सेंटर गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। लेकिन कर्नाटका में किसकी सरकार है? सही बात है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? वो पता चलेगा तो बता देंगे, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली महाराष्ट्र का एग्जांपल लिया, कर्नाटका का एग्जांपल लिया। चलो महाराष्ट्र की बात करते हैं, वो एक्सेप्शनल केस। तो सेंट्रल पे बीजेपी काम करती है और स्टेट कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। आज अगर मैंने पूरा पावर सेंट्रल को दे दिया लॉ मेकिंग का, तो वो तो कर्नाटका को खा ही लेंगे। वो ऐसे लॉ बना देंगे जो कर्नाटका स्टेट के डिसएडवांटेजेस में हो। सही बात है, और ये गलत बात है कि नहीं? तो जब भी कोई लॉ बनेगा तो वो पूरे इंडिया के लिए बनेगा, उसके अंदर कर्नाटका स्टेट भी है ना। तो अगर कर्नाटका स्टेट के ऊपर वो सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है, तो कर्नाटका स्टेट के लोगों को भी ये बात हजम होनी चाहिए, प्रेम, ये बात एक्सेप्टेड होनी चाहिए कि ये कायदा हम अपने ऊपर लागू करके लेना चाहते हैं। सही बात है। इसीलिए लॉ मेकिंग के प्रोसेस में हम लोग सेंट्रल और स्टेट दोनों को पार्टिसिपेटरी राइट देते हैं कि आप लॉ मेकिंग के प्रोसेस में आप अपना भी हक अपना भी ओपिनियन रख सकते हो। सही बात समझ में? तो इसीलिए हमने क्या बना दिया, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी बना दिया। राज्यसभा में कौन होते हैं? जैसे लोकसभा में ये 545 टुकड़ों में से लोग चुन के जाते हैं, राज्यसभा में स्टेट काउंसिल के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर, ये विधानसभा विधान परिषद होती है, उसमें जो लोग चुन के जाते हैं, जो स्टेट के इलेक्शंस में चुन के जाते हैं, इनमें से कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव करके ऊपर राज्यसभा में भेजे जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि है तो आमदार लेकिन उसको राज्यसभा का मेंबरशिप मिला है ना। मतलब आमदार ही होते हैं जो ऊपर राज्यसभा में जाते हैं, जो खासदार बन जाते हैं। डायरेक्टली खासदार बनना मतलब मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, इट्स नॉट अ मोहित प्रजापति, इट इज एमपी ओनली। सो जो बंदा लोकसभा इलेक्शन जीत जाता है उसको डायरेक्टली एमपी बोलते हैं हम लोग, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे राज्यसभा के मेंबर को भी क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोलते हैं, लेकिन वो होता कौन है? मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, विधानसभा का मेंबर होता है, जिसको स्टेट ने चुन के ऊपर भेजा रहता है। आई बात समझ में? सारे आमदार ऊपर नहीं जाते हैं, लायकी होगी तो जाएंगे। हाँ, मतलब जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो अपनी आवाज रख सकता है ऊपर, वो जाएगा ऊपर। तो आज अगर मान लो लॉ बनाना है तो हमको उस लॉ को कहां रखना होता है? पार्लियामेंट के अंदर रखना होगा। और पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स, नंबर 1 लोकसभा जिसके अंदर सारे चुन के गए, देन राज्यसभा यानी कि राज्यों के भी कुछ इलेक्टेड मेंबर होंगे, और तीसरा, वेरी गुड, तीसरा आएगा प्रेसिडेंट। तो आज अगर कोई लॉ बन रहा है तो लोकसभा के मेंबर्स उस पर वोट करेंगे, साथ साथ राज्यसभा के मेंबर भी अपना ओपिनियन रखेंगे। अब लोकसभा का, जैसे मैंने कहा कि इस टुकड़े के लोग, इस टुकड़े के लोग, इस टुकड़े के लोगों ने किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया, वो चला गया लोकसभा में, लोकसभा में एक लॉ बना के लिए रख दिया कि ये लॉ बनाना है, बताओ करे कि नहीं करे। जैसे फार्मर का बिल बीच में प्रेजेंट हुआ था, लोकपाल बिल प्रेजेंट हुआ था, अभी वो समान नागरिक कायदा उनको पार्लियामेंट में रखेंगे, तो इस पे वोटिंग करनी है ना। अब इसमें वोट करेगा कौन? लोकसभा के मेंबर वोट करेंगे, तो ये बंदा जो चुन के गया वो वोट करेगा। अब ये हाँ बोला, मतलब इस टुकड़े के लोग हाँ बोल रहे हैं, तो बताएंगे पार्लियामेंट में एक्चुअली हाँ बोला किसने? हमने कि वो बंदे ने? हमने हाँ बोला ना। तो लॉ बनाता कौन है? हम कि ये? इसीलिए चुनाव में वोटिंग सोच समझ के करना, ऐसे लोगों को मत करना जिसको खुद समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है।
ऐसे भी लोग होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तो क्या बोलते हैं उनको नहीं समझ रहा है। कोई झप्पी पा रहा है, कोई किसी को आंख मार रहा है, क्या पार्लियामेंट में। इधर मान लो तुमने किसी को आंख मार दिया तो लोग उधर कर रहे हो, पार्लियामेंट में कर रहे हैं, ये हमारे चुने हुए लोग, और न जाने क्या क्या करते हैं पार्लियामेंट में। छोड़ो उसकी बात ही नहीं करते, बाद में हम लोग वीडियो देखेंगे कि पार्लियामेंट में होता क्या है लोकसभा में। तो मेरी बात समझे होता क्या है। तो लोकसभा, जो सो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो जो भी बिल बिल बोलते हैं उसको, जब हम लोग लिखते हैं उसको कि ये लॉ पास करना, उसका बिल बनता है, ये बिल प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, लोकसभा में उसकी मेजोरिटी आ गई तो फिर वो बिल कहां भेजा जाता है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में वापस उस पर डिस्कशन होगा। राज्यसभा में स्टेट के लोग होंगे, कर्नाटक के लोग बोले नहीं 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 नहीं, ये तो कायदा हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम इसके अगेंस्ट वोट करते, कर ले वोट। अगर ये वोटिंग करने के बाद भी पता चला कि नहीं राज्यसभा में भी पास हो सकता है, तो राज्यसभा में पास हो जाएगा। अब दोनों हाउसेस में पास होने के बाद, देखिए किसी एक हाउस में पास हुआ बिल लॉ नहीं बनेगा, दोनों हाउस में मेजॉरिटी से ये बिल पास होना चाहिए। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में हो गया। एक एक बिल को पास होने में 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं। बिकॉज हो सकता है लोकसभा में जब ये बिल रखा गया तो लोगों ने पढ़ा उसको, कुछ इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं वैसे, उसको पढ़ा, फिर उनको उसके अंदर कोई डिफिकल्टी नजर आई, कुछ गलतियां नजर आई, तो वो कमिटी को क्या करते हैं, रेफर करते हैं कि भैया जिसने भी बिल बनाया ना उसको एक्सपर्ट कमिटीज अपॉइंट करते हैं। जैसे कंपनी लॉ जब बना था उसका बिल 2-3 बार ही रेफर हुआ था। किसको रेफर हुआ, एक टाटा जी की कमेटी बिठाई थी और एक जेजी ईरानी नाम के एक बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी कमेटी बिठाई थी, उन दोनों को रेफर करा गया था। बिकॉज वो जानते हैं कंपनी को चलाते कैसे, लॉ कैसे होना चाहिए, तो उसके अंदर कुछ खामियां हैं, तो ये एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं उस चीज पे अपनी राय रखते हैं, उसको सुधारते हैं। तो लोकसभा हो सकता है उसको रेफर बैक करे, राज्यसभा रेफर बैक करे। बात समझे कि नहीं समझे। तो दोनों हाउस में पास होना चाहिए। अब सवाल का जवाब देना, मान लो राज्यसभा लोकसभा में ये बिल पास हुआ, कहां पे पास हुआ, तो क्या राज्यसभा इसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शन रख सकती है कि नहीं 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 क्या लॉ फालतू, चल क्या वाहियत लॉ बना दिया आपने, ऐसा कर सकती है। आमदार खासदार को ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, तो आंसर इज अफर्मेटिव, यस ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ ये पावर थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कोई मॉनिटरी बिल्स होते हैं, जैसे फिनांस बिल होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट आपका बनता है, जीएसटी एक्ट बनता है, मॉनिटरी बिल्स होते हैं, इसमें राज्यसभा ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती लेकिन लोकसभा बोले चल वैसा का वैसा, मतलब अपना ऑब्जेक्शन रखने का पावर है, लेकिन राज्यसभा उसको मानेगा नहीं, उसको करेक्ट करेगा ऐसा नहीं, लेकिन बाकी सारे इसमें उनका ऑब्जेक्शन वैलिड माना जाता है। कुछ में पावर, कुछ में ये ऑब्जेक्शन हम लोग कंसीडर नहीं करते, जैसे मनी बिल होते हैं उसको मनी बिल बोलते हैं, फिनांस के रिलेटेड होते मनी बिल। ओके, तो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, अब कहां जाएगा, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या करे उसको, जैसे साइन करेंगे बिल क्या बन जाएगा, और एक ऑफिशियल गैजेटी होती है, ऑफिशियल गैजेटी राजपत्र, वेरी गुड। तो उसके अंदर एक डेट नोटिफाई कर दे कि इस डेट से भाई और बहनों आज रात 8 बजे से लग गए 8 बजे से ये आवाज सुनने के बाद बहुत डर लगता है ना। भाई और बहनों आज रात 8 बजे से 500 और 1000 गायब। कल से पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा है ना। तो ठीक है, चलो ऑफिशियल गैजेट में लिख देते हैं कि ये डेट है, इस डेट से ये एक्ट आपके ऊपर लागू हो गया, अब इस डेट से आपको ये लॉ फॉलो करना है, बात खत्म। एलएलपी एक्ट लागू हो गया, जैसे कि कंपनीज एक्ट 29 अगस्त 2013 लागू, खत्म। उस दिन से आपको वो लॉ फॉलो करना है, आई बात समझ में। अच्छा, जिससे मैंने पूछा आपको कि क्या राज्यसभा ऑब्जेक्शन उठा सकती है, क्या वैसे प्रेसिडेंट साहब ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब ने पढ़ा बोले करेक्ट करके आना, गलत है, तो क्या ये रेफर बैक कर सकते हैं लोकसभा राज्यसभा को,
जी हाँ, जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं रेफर बैक। तो मान लो प्रेसिडेंट साहब ने इसको रेफर बैक करा, लोकसभा ने उसको देखा, बोले नहीं नहीं चाहे आगे, तो राज्यसभा बोले हाँ बिल्कुल सही है आगे। अब प्रेसिडेंट साहब के पास वापस आ गया वही बिल, सेम बिल जो वापस दिया था वही वापस आ गया। अब बताओ, अब ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं? तो पहले क्यों बोला? तो प्रेसिडेंट साहब जो है अभी इस बिल को रेफर बैक नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। क्या बात कर रहे हो? प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात नहीं मानते अब। तो इसलिए मैं कहता हूं लोकसभा में जो लोग हैं जिन्होंने इसको हाँ बोला है, ये हाँ किसने बोला है? एमपीज ने बोला कि आपने बोला? राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं उन्होंने जो इस लॉ को हाँ बोला है, किसने हाँ बोला? उन्होंने क्या आपने? तो बताएंगे प्रेसिडेंट साहब आपके ऊपर जा सकते हैं क्या? ये लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, ये लोगों ने हाँ बोला है। प्रेसिडेंट साहब आप हाँ बोलिए, साइन करो। बात समझे नहीं समझे? मतलब लोगों के ओपिनियन के ऊपर प्रेसिडेंट साहब का भी ओपिनियन वैलिड नहीं होता है। इसलिए इंडिया में सबसे बड़ी पावर किसकी है भाई? तुम्हें कब से बताना चाहता था आप कि पार्लियामेंट में तीन ऑर्गन में सबसे बड़ा ऑर्गन आपका प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर भी कुछ कोई पावर है और वो पावर आपकी है। चलो यही हम लोग नहीं जानते हैं कि चलो हमारा पावर सबसे ऊपर है। हम तो जानते हैं कि हमारी वोट की कीमत 500 रुपए। झूम बराबर है कि नहीं? अपना अपना वोट का पावर देखो, 500 रुपए। जय महाराष्ट्र, संपला विषय, संपला। अरे तुम्हारे इतना पावर है, अगर स्कूल में तुमको सिविक्स ठीक से पढ़ाया होता, तुमको अगर अपने पावर की अहमियत बताई होती, तो प्रोबेबली हो सकता है इंडिया का ये जो सिस्टम है कुछ और होता। हम ये नहीं जानते कि हमारा पावर क्या है, हमारी वोट की पावर क्या है। हमारा वोट माने कहां तक इसके इंप्लीकेशन है, साला यहां तक इंप्लीकेशन है उसके, हम जानते ही नहीं इस बात को। हमको बस पता क्या कि हम लोग वोट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम वोट करेंगे और इंस्टाग्राम पे डालेंगे। नहीं, मैं देखूंगा मेरे बहुत लोग ऐड है इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे, तो सब लोग स्टोरी डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, माई फर्स्ट वोट, उधर ही करते हैं और वोट डाल के उधर फोटो खींचते हैं। कुछ लोग सेल्फी कॉर्नर भी बनाते हैं, वहां पे वोटिंग डालते हैं। भाई क्या कर लिया तूने? अच्छा चलो ठीक से इन्फॉर्म्ड वोटिंग करा हुआ है तो आई कैन एग्री कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया, दिस इज द फंडामेंटल पावर एंड दिस इज राइट अवेलेबल टू यू एंड यू हैव टू यूज दैट पावर टू मेक योर फ्यूचर बेटर। करा तो ठीक है, ऐसे करके हो गया, किसी ने बोल दिया इसको वोट करो तो कर दिया वोट हमने, ये तो बात नहीं होती है कि नहीं? तो अपना वोट का पावर जो है यहां तक है। आई बात समझ में? ये होता है पार्लियामेंट। बात समझी नहीं समझे? तो लॉ बनता कैसे है, इसके अंदर हमने लॉ बनता कैसे, इस प्रोसेस में हमने बहुत सारी बातों को समझ लिया कि एक तो लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट के तीन ऑर्गन्स है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा में कुछ मेंबर्स होते हैं जो लोग ही चुन के देते हैं, राज्यसभा में वो लोग होते हैं तो स्टेट नॉमिनेटेड लोग होते हैं, वो भी लोग ही चुन के देते हैं। तो ये दो क्यों लोग होते हैं? बिकॉज इंडिया फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। जैसे चाइना हो गया, ये फेडरल सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ओके, वो सेंट्रल सिस्टम, उसका नाम कुछ अलग है मैं भूल गया, लेकिन वो उसको फॉलो करते हैं। यानी कि चाइना में एक ही अथॉरिटी है जो लॉ बनाएगी पूरे चाइना के लिए, उसमें स्टेट्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इंडिया में हम फेडरल को फॉलो करते हैं, दैट इज वाई हम बोलते हैं ना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे भारी है, या फिर इसमें सब लोगों को इंक्लूड करके हम लोग लॉ बनाते हैं, यहाँ पे लोगों को कीमत है। तो ये इस वजह से, बिकॉज इंडिया फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। आई बात समझ में? एंड देन अंत में प्रेसिडेंट साहब आएंगे, ये तीन लोग मिलकर क्या करेंगे? लॉ बनाएंगे। आई बात समझ में? जेपे आप चलो ठीक है। और एक सवाल आपके सामने ये रहा, बताएंगे आज इंडिया में सारे लॉज बस सेंटर बना सकता है कि स्टेट भी कुछ लॉ बना सकता है? स्टेट भी लॉ बना सकता है। अच्छी बात है यार, तो ठीक है फिर बना लेंगे हम भी लॉ। तो आज मान लो एक एक्ट है जो आपको पढ़ना है, पेपर नंबर 3, क्या नाम है उसका? टैक्सेशन, जिसके अंदर आता है इनकम टैक्स, 1961।
तो सेंट्रल ने एक लॉ बना दी, इनकम टैक्स एक्ट 1961, बोल रहा है कि इंडिया के अंदर जो भी इनकम कमाएगा उसको देना पड़ेगा टैक्स। मान लो स्ट्रेट अवे 30% का टैक्स। इंडिया में 1 रुपए कमाओ 30% हमारा, ये सेंट्रल। इंडिया में जो भी बंदा रहेगा, तो स्टेट बोला ठीक है फिर हम भी बना लेंगे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इनकम टैक्स एक्ट, हमने भी बना दिया 30%। तो 30% लेगा, मैं भी 30% लूंगा, मैं क्यों छोड़ू, है ना। तो आज महाराष्ट्र में आरती जी रहती है, स्पेलिंग चेक करना बेटा बराबर है, सॉरी आरती नहीं, सी आरती जी रहती है, बोले 1 करोड़ रुपए का इनकम कमाती है महाराष्ट्र में, 1 करोड़ का इनकम सी आरती जी कमाती है। तो उनको भी उनके ऊपर टैक्स लगेगा। पहला टैक्स कौन सा लगेगा, भारत में रहती है तो सेंटर का एक्ट लगेगा, इनकम टैक्स एक्ट। कितना रुपए देगी, 30 लाख रुपए देगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी आएंगे, आरती जी महाराष्ट्र में रहते हो, जय महाराष्ट्र, टैक्स दे दो 30 लाख का, बिकॉज 1 करोड़ कमाया ना। कितना दिया, आरती जी के पास कितना बचा सही कि गलत है, सही है, सही तो सही। आरती जी से पूछते हैं, यही विक्टिम है, सही है क्यों, जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री के लॉ को फॉलो नहीं करते हो, देशद्रोही। अब बेटा सही कि गलत, क्यों, लॉ तो बनाने, आपने कहा ना कि सेंट्रल को भी लॉ बनाने का पावर है, स्टेट को भी लॉ बनाने का पावर, दोनों ने लॉ बना दिया, आपको दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ जी, एनीवन। तो ऐसे तो होगा तो हर कोई बंदा अपने अपना लॉ बनाना शुरू करेगा। तो हमने क्या करा, इसके अंदर पावर टू मेक द लॉज को डिवाइड करा, पावर टू मेक द लॉज को डिवाइड करा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245, प्रोबेबली अपने नाम सुना होगा, आर्टिकल 245 के 7th शेड्यूल में हमने पावर डिवाइड करके रखा हुआ है। हमने 3 लिस्ट बना दी है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमने इसके अंदर कुछ लिखा, इसके अंदर कुछ लिखा, इसके अंदर कुछ लिखा और बोला कि सेंट्रल आप इस बारे में लॉ बनाएंगे, स्टेट इधर मुड़ के भी नहीं देखने का। इसमें अंदर लिखा मनी बिल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट लॉज, जो सेंट्रल बनाएगा पूरा इंडिया उसको फॉलो करेगा, ये तुम्हारा लॉ, निकाल दो इसको, कोई मायने नहीं रखता है। आरती जी खुश हो गई। तो आज आरती जी कितना टैक्स देगी, ये भी बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी 30 लाख। क्यों, बिकॉज सेंट्रल यूनियन लिस्ट में लॉ बनाएगा बस। कुछ कायदे ऐसे होंगे जो बस स्टेट बना सकता है, मतलब स्टेट अपने लिए बनाएगा, वो कायदा किसी और स्टेट पे अप्लाई नहीं करेगा। जैसे महाराष्ट्र स्टेट अपने लिए कायदा बनाएगा, ये कायदा कर्नाटका पे अप्लाई नहीं करेगा, महाराष्ट्र का अपना अपना कायदा होगा। जैसे कि अगर बात करेंगे पुलिस फोर्स, है ना, तो पुलिस फोर्स के बारे में जो कायदे बनाने हैं वो महाराष्ट्र स्टेट का अपना अपना कायदा होगा। ये कायदा कर्नाटका पुलिस पे अप्लाई नहीं करेगा, कर्नाटका पुलिस के अपने कायदे होंगे। आई बात समझ में है। तो ये कहां पे लिखा जाएगा, स्टेट लिस्ट में ऐसे कुछ लिस्ट एनुमरेटेड है जहां पे आपको बताया जाएगा कि स्टेट आप इस बारे में कायदे बनाओगे। आप महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस के बारे में सेंट्रल कायदा नहीं बना सकता, बात समझे। इसीलिए हम देखते हैं ना, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस क्या होता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, है ना, और स्टेट के अपने अपने पुलिस होते हैं, आईपीएस अलग और स्टेट पुलिस अलग। आईपीएस मतलब वो पूरे इंडिया में काम करेंगे, इंडियन पुलिस सर्विसेज, जैसे वो अपने शर्मा जी है ना, बीच में 12th पे लेकर आया था मूवी, क्या नाम है उनका, कोल्हापुर में भी थे गेस, हाँ मनोज शर्मा जी, तो वो आईपीएस है, तो वो इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, तो वो पूरा सेंट्रल का कायदा है। लेकिन स्टेट की अपनी एक पुलिस फोर्स होगी, तो वो लोग और ये लोग मिलके क्या करेंगे, इधर इंडिया में क्या करेंगे, पुलिस सर्विसेज जो है वो एक्सटेंड करेंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, तो
तो इस बारे में कायदा बनाने का पावर सेंट्रल और स्टेट दोनों को दिया गया है। कुछ ऐसे कायदे होंगे जहां पे सेंट्रल और स्टेट मिल मिला के क्या करेंगे, कायदे, जैसे आपका जीएसटी वगैरह हो गया, तो दोनों मिलके कायदे बनाएंगे। सर अगर इन तीनों लिस्ट में कोई एक बात लिखी नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि एक कोई मामला ऐसा हो जो तीनों में नहीं हो, उसके बारे में कायदा कौन बनाएगा, कि कायदा बनेगा ही नहीं। जैसे ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं जो इसमें लिखे ही नहीं है, जैसे टेररिज्म अटैक हो गया, अब इसके पहले तो कोई टेररिज्म अटैक हुआ ही नहीं, अब आ गया टेररिज्म अटैक, तो इसके बारे में कायदा कौन बनाएगा। एक एक्ट बना ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, पोटा, संजय दत्त साहब इसी के अंदर थे, तो ये पोटा एक्ट कौन बनाएगा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, बिकॉज ये किसी लिस्ट में नहीं था, इसके पहले ऐसा कोई कायदा नहीं था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, टेररिज्म अटैक ही नहीं हुए थे ना इसके पहले, तो इसके बारे में कायदा बनाने का पावर सेंट्रल का होगा। तो अगर इस लिस्ट में कुछ लिखा नहीं है तो इसका पावर किसके पास है, जोर से बोलो किसके पास है। सर ये आर्टिकल रखा है, दिखाओ तो सही, देखना चाहेंगे हम लोग, चलो देख लेते हैं कहां गया भाई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एक्सट्रैक्ट है जो आपके सामने दिख रहा है। पहला है आर्टिकल 245। तो आर्टिकल 245 एक्सटेंस ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट कौन से बनाएगा, पार्लियामेंट कौन बनाएगा। तो उसका क्लॉज नंबर 1 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको हम लोग मानते हैं। पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, मतलब पार्लियामेंट को क्या पावर दिया है कि पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए या इंडिया के किसी पार्ट के लिए भी लॉ बना सकता है, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, ये पावर स्पेसिफिकली लिखी होनी चाहिए। तो पूरे इंडिया के लिए या इंडिया के किसी पार्ट के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ये पावर दिया, कोई पार्लियामेंट को रोक नहीं सकता ये लॉ बनाने की। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे मेक द लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। बात समझे नहीं समझे। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन काम करेगा, यहाँ पे क्या वर्ड आया, पार्लियामेंट मे मेक लॉज, मे मतलब क्या, मे होता है क्या, पार्लियामेंट ही बनाएगा ना, कौन बनाएगा, क्या अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाएंगे भैया मेरे को हमारा लॉ बना दो, तो ये मे को शाल रीड करना पड़ेगा ना, इजंट इट। देखो इनवेरिएबली आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जनरल क्लॉजेस एक्ट को लर्न करना शुरू कर दिए। हम जब तक उस एक्ट उस टॉपिक्स तक पहुंचेंगे ना तो 75% टॉपिक आपका ऑलरेडी कवर हुआ रहेगा। अब देखो आप जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, अब ये क्या क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2 देखो क्या लिखा है, नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operations. Oh my God, इसका मतलब क्या होता है, तो लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं आज के लेक्चर पे, बेसिक यही समझेंगे। ये मैंने आपको फाउंडेशन पे नहीं पढ़ाया था, तो मैंने कहा कि आपकी मैच्योरिटी अभी आ चुकी है तो ना भी आपको लॉ रीड करते आना चाहिए, शुड हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। बताओ ये क्लास नंबर 2 का मतलब क्या है, कोई बताएगा, एनीवन। कोशिश तो कर सकते हैं आप। यस क्या लिखा है, पढ़ेंगे एक साथ, सुबह जिंदा है ना पक्का, सुबह 8 बजे से लेके, बहुत समय हो गया नहीं है ना। वेलकम टू सी इंटर। नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शाल बी डीम टू बी इनवैलिड का मतलब क्या होता है, होले होले सुट्टे सुट्टे करूं हो गया। क्या लिखा है, नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट ने बनाया हुआ कोई भी लॉ
शाल बी डीम टू इनवैलिड, मतलब इनवैलिड नहीं होगा कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगा वो इनवैलिड नहीं होगा, ये मतलब है ना उसका। आगे, ऑन द ग्राउंड दैट, किस बिना पे, दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस। अब हमको मतलब समझना पड़ेगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस क्या होते हैं। चलो इंडिया का मैप हम लोग देखते हैं, ये इंडिया का मैप है, और इंडिया में जैसे 12 नॉटिकल माइल्स तक, इजंट इट, ये हमारी इंडिया यहां तक। तो इंडियन गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा, वो इंडिया की जहां जहां तक टेरिटोरियल एक्सटेंड है, जहां जहां तक अपनी जमीन है, जहां जहां तक अपना कंट्रोल है, वहां वहां तक हमारा लॉ अप्लाई करेगा। श्योर ना? अगर मान लो किसी बच्चे ने हिमाचल में मर्डर कर दिया, तो क्या उस पे इंडियन पिनल कोड लगेगा? इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड विधान है कि नहीं, आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, ये लॉ है ना। अगर मान लो इंडिया में किसी ने खून कर दिया तो उसकी सजा क्या है बताओ? मैक्सिमम सजा क्या है? डेथ है ना, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आजीवन कारावास, हाँ जन्म ठेप बोलते हैं उसको मराठी में, ये होता है ना। तो आज मान लो इंडिया में कहीं पर भी आपने इधर कहीं पर भी किसी का मर्डर कर दिया, तो बताएंगे क्या आपको इंडियन पिनल कोड अप्लाई करेगा आपके ऊपर, आपके ऊपर वो इनिशिएशन होंगे इंडियन पिनल कोड के हिसाब से। तो आपने मच्छर मारा आपने, तो मच्छर मारना मर्डर नहीं होता है, एक लिविंग स्पेसी को आपने मार दिया है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग नॉन वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज खाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर आपको है, तो ये मच्छी मारी करने वाले लोग, मछुआरे जो होते हैं, उनको कितनी बारी फांसी होनी चाहिए? वैसे ऐसे नहीं, इंसान का खून करना चाहिए आपने, ठीक है। तो अगर आपने इंसान का खून कर लिया तो आपको डायरेक्टली फांसी हो सकती है, फिर आजीवन कारावास हो सकता है, बिकॉज आपने इंडिया में खून कर लिया। अच्छा, मान लो आपने इंडिया के बाहर खून कर लिया, तो श्रीलंका में खून किया आपने, आपने युगांडा में खून किया, युगांडा नाम की कंट्री है, आपने वहां खून किया, तो बताओ आप इंडिया के सिटीजन हो, आपने युगांडा में खून किया और आप इंडिया में कहीं घूमते हुए दिख गए, तो क्या आपके ऊपर इंडिया में इनिशिएशन होगा या फिर युगांडा में होगा? युगांडा में, युगांडा में होगा। तो आपको कोर्ट में हाजिर करा जाएगा इंडियन कोर्ट में, और आपके ऊपर जो लॉ लगेगा वो इंडियन लॉ लगेगा, बिकॉज इंडिया के सिटीजन हो, आपके ऊपर इंडियन लॉ अप्लाई होंगे। हाँ, युगांडा के कोर्ट में भी आपको सजा हो सकती है, लेकिन बहरहाल प्राइमरी जो डिस्कशन होगा वो इंडियन कोर्ट में होगा। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस। इंडिया की टेरिटोरी छोड़ करके इंडिया के बाहर आपने अगर कुछ कांड कर लिए, तो उस कांड के लिए जो लॉ बनाएगा इंडियन गवर्नमेंट बनाएगा, कि मेरा इंडिया का भारतीय नागरिक इंडिया को छोड़ करके कई क्या के कांड करेगा, उस पर यह लॉ अप्लाई करेगा, उसको पकड़ के इधर लेके आओ पहले। सही बात है, मैं इधर फांसी दूंगा उसको, आई बात समझ में? अरे जेपिया, तो मैंने युगांडा में खून किया, इंडियन लॉ लगता है। दिल्ली में खून किया, अभी फेसबुक पे लोग गोली मार रहे, बताओ, जबरदस्त लोग है ना, क्राइम का नेचर ही बदल गया। नहीं, लोग आज डर ही नहीं रहे, गोलियां आज नॉर्मल हो चुकी है। पहले हम लोग डॉक्टर ने गोली लिख के दिया फिर भी डरते थे, आजकल लोग बंदूक की गोली से भी नहीं डरते, सरेआम ठोक देते किसी को भी। तो यहाँ पे कोई नहीं रहा है ना, पता चला कोई किसी को बहुत बोर कर रहा है, उड़ा रहे इसको लॉ पढ़ा है, 3 से 6 लॉ कोई पढ़ा जाएगा किसी को कंटाला है, चुपके से निकलना है, समझे? तो गोली बिली मारने का ये बहुत बुरी बात होती है। वैसे आप इसमें इन बातों पे ध्यान ही मत दो, आप छोड़ो, आप बात ही नहीं करते, बहुत बद्दी बातें होती है। हाँ जी, तो मैं बात क्या कर रहा था, आपने दिल्ली में खून किया, आपने युगांडा में खून किया, तो इंडियन लॉ लगेगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के लिए अलग से कायदे बनाए जाएंगे, इंडिया बनाएगा, ऐसे नहीं कि इनवैलिड हो जाएगा। आप बोलेंगे मैंने इंडिया में किधर खून किया है? क्या लिखा है? नो लॉ विल बी टर्म्ड एज इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट हैज ए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। तो मैं लॉ बनाऊंगा, तुम इंडिया के नागरिक हो,
तुम्हारे लॉ बनाऊंगा तो युगांडा में खून करेगा, किधर भी खून करेगा, तेरे को इंडियन लॉ अप्लाई होंगे। मोटा के बोलना मत कि मैंने इंडिया में किधर खून किया है, फांसी तो इंडिया में दूंगा मैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा, पावर टू मेक लॉ। अगर ये पावर नहीं होता तो ये लॉ वैलिड नहीं होता। अच्छा एक सवाल पूछू क्या, किसी ने एयरप्लेन में खून किया मान लो, नहीं लॉजिकल है, हो सकता है, तो क्या होगा बताओ? आप बोल रहे कि युगांडा कोई धरती है, धरती पे किसी ने खून किया तो ठीक है, अभी हवा हवाई। अब बताओ किसी ने प्लेन में खून कर लिया किसी का, अब कहां फांसी दोगे, कहां फांसी दोगे? सवाल समझे ना? क्या सवाल है? लेकिन अपना लॉ कहां एप्लीकेबल, हवा में कहां एप्लीकेबल है? लेकिन हवा में किधर लॉ एप्लीकेबल है? मैंने बोला एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ना, टेरिटोरी मतलब कहीं तो टेरिटोरी है ना, इधर ये वो युगांडा, अमेरिका अमेरिका जो भी है, कनाडा वगैरह, हवा में खून कर लिया मैंने, सर ये भगवान के टेरिटोरी में आता है। हमारे स्क्रिप्चर में लिखा ना, ऊपर चलेगा स्वर्ग होता है, नीचे होता है नरक आता है। वैसे एक जोक याद आया मेरे को, एक बच्चे को पूछ लिया, एक बच्चा मतलब कोई दोस्त ऐसा होता है ना, पूछ लिया उसको कि बोला तुम मरने के बाद कहाँ जाना चाहोगे? तो बोल रहे मैं नरक में जाना चाहूंगा। बोल रहे क्यों? क्योंकि मेरे सारे दोस्त उधर ही होंगे क्योंकि मैं दोस्तों के अलावा जी नहीं सकता हूँ, मैं भी नरक में जाऊंगा। बोल रहे तो भैया हमको पता है नरक होता है स्वर्ग होता है, तो कहा भगवान डील करेंगे, उस इंद्रदेव की सभा में जाएंगे। अच्छा है सर, वहां पे बड़े देवी देवताएं होती है जिनका दर्शन करने जाना होता है। अरे इंद्रदेव की सभा में सारे देवों के देव इंद्रदेव होते हैं ना, इंद्रदेव सबके प्राइम मिनिस्टर है वो, उनके सभा में लोग जाएंगे नहीं, पार्लियामेंट है उनका, उनके सभा में सारे देव देवता जाते हैं, तो एक साथ दर्शन ही हो जाएंगे। वो बात कर रहा था मैं, आप क्या सोच रहे थे? यू आर थिंकिंग व्हाट आई वाज थिंकिंग? पक्का? शक्ल से कुछ और लग रहा है, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, उम्र बनती है आपकी, कर लो हाँ जी बताओ, कहा प्लेन में उड़ा दे नालक ने, ऐसा कोई करता है? तो जैसे जैसे वाटर लेवल पे अपना एक टेरिटोरियल एक्सटेंड होता है 12 नॉटिकल माइल्स, वैसे एयर में भी अपना एक एक्सटेंड होता है कि भैया यहां तक अपना अपना कंट्रोल है। वो कितना है एग्जैक्टली डोंट नो, उसके लिए थोड़ा और कुछ लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंडिया की धरती के ऊपर आप उड़ोगे इधर उधर तो कुछ लिमिट तक अपना कंट्रोल है, समझे? तो हम कहां तक एयर में कंट्रोल कर सकते हैं लोगों को, उस पर डिपेंड करेगा कि अपना एक्सटेंड कहां तक है। जैसे कोई प्लेन वगैरह उड़ता है ना, तो जैसे मान लो कोई प्लेन उड़ा है, मान लो सिंगापुर से उड़ा है और उसको जाना है चाइना, सिंगापुर से उड़ा है उसको जाना है चाइना, तो वो सी लेवल के ऊपर से उड़ेगा, तो वो क्या करता है अपने नजदीकी रडार को कनेक्ट करता है, कुछ समय तक वो सिंगापुर एयरलाइन से कनेक्टेड रहेगा रडार पे, फिर कुछ समय में उसका कनेक्शन टूट जाएगा, फिर आगे वो अपने नजदीकी रडार से कनेक्ट करना शुरू करेगा। जैसे मान लो वो कहीं चाइना में आ गया या फिर बांग्लादेश वगैरह जो भी है उसके रडार में आ गया, तो वो बांग्लादेशी रडार के कंट्रोल में है, तो मानेंगे कि वो अभी वो उसके टेरिटोरियल एक्सटेंड में आ गया। किसी को ऑस्ट्रेलिया से मान लो दुबई जाना है, तो वो उड़ के आएगा, बीच में जो भी कंट्रीज के रडार पे कनेक्ट होगा मान के चलेंगे कि वो उस कंट्री के एक्सटेंड में आ चुका है। अब वहां पे उसने कोई कांड कर लिया तो उस पर हमारा लॉ लागू होगा। बात समझे? समझे कि नहीं समझे? पक्का? क्लॉज नंबर 2 का मतलब ये होता है इंटरप्रिटेशन। भाई लॉ को पढ़ने में मजा आएगा, हर एक वर्ड का मतलब ढूंढेंगे, फिर समझेगा कि लॉ है क्या। मैंने कहा था ना आपको, लेके हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए लॉ बना रहे हैं। ये हो गया आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 क्या बोलता है? भाई यूनियन पार्लियामेंट आप अपने यूनियन के लिए लॉ बनाइए और इंडिया के किसी पार्ट के लिए लॉ बनाइए, स्टेट अपने स्टेट के लिए लॉ बनाइए और स्टेट के किसी पार्ट के लिए लॉ बनाइए। हाँ जी, और कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस होंगे उसके लिए पार्लियामेंट आप लॉ बनाओ। यही बात समझ में? आर्टिकल 245 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि लॉ बनाने की पावर है किसकी। एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन लॉ पढ़ने के लिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नॉलेज बेस होना चाहिए ना, ये नॉलेज बेस है। फिर आएगा आर्टिकल 246, बहुत मजेदार आर्टिकल है, हम एक साथ पढ़े।
हम एक साथ पढ़े, सब इन्वॉल्व होंगे। कीप स्माइलिंग बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर मेकिंग सच काइंड ऑफ फेस। अब घर ही जाने वाले हो ना अपने अपने। अरे तो मैंने क्या पूछा, अब अपने अपने घर जाने वाले हो ना, हाँ कि ना जवाब होता है। इसमें स्ट्रेटेजिक पॉज लेके हंसने की कोई गरज नहीं थी। अरे कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के घर नहीं जा सकते क्या? मान लो अभी प्रेम है, ये बोल रहा है कि चलो हम घर में, चलो आंटी को, आंटी जरा कॉफी बना दीजिए, हम कॉफी लेके मैं आगे निकलूं। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? दिमाग की गंदगी जो है ना, हमेशा ना कुछ भी चीज बोली सर ने लगे तो उसका उल्टा ही अर्थ निकाल दिया, नालायक। चलो साथ में मिलके पढ़े, स्ट्रेट बनने, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। बस हो गया, हो गया, कुछ 1-2 घंटे और बस स्ट्रेट। आर्टिकल 246 चला पढ़ेंगे। नंबर 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। इसका मतलब क्या है? 245 बोलता है पार्लियामेंट आप लॉ बनाओ, स्टेट आप लॉ बनाओ। अब कौन से सब्जेक्ट पे लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, कौन से सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बनाएगा, ये 246 बोलता है। क्लॉज नंबर 1, चलो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज नंबर 2 and 3, बस बस बस। इसका मतलब बताओ। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज नंबर 2 and 3 का मतलब क्या होता है? आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं, लोग आगे पढ़ रहे हैं। नो नो नो, पार्लियामेंट उसके वहां तक पढ़ो, 2 और 3 वहां तक पढ़ना है, उसका जवाब देना है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? घाबरलो की? हाँ हाँ, झगड़ना नहीं है, डिस्कशन करना। ये पार्लियामेंट नहीं है। हाँ, ये मेरे पैसे से बना है, थोड़ा संभाल गया उसको। हाँ जी, तो लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 2 and 3। उसके नीचे क्लॉज पढ़ो, 2 नंबर का क्लॉज क्या लिखा है? वही सेम है, उसको पढ़ो, इसको। साला ये नॉट विथ स्टैंडिंग क्या होता है, सब्जेक्ट टू क्या होता है? तो नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है, जैसे लिखा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन क्लॉज नंबर 2 and 3 का मतलब होता है कि क्लॉज नंबर 2 और 3 में चाहे जो भी लिखा हो, हमारा फर्क पड़ता है। हमारा क्या फर्क पड़ता है? मतलब वो क्या बोल रहा है मैं नहीं जानता। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग रिटन इन कंटेन इन 2 and 3, मतलब 2 and 3 में जो लिखा है ना, वो चाहे जो भी लिखा हो, मैं नहीं मानता, मैं बोल रहा हूं वो सच है। तो पढ़ते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 2 and 3, पार्लियामेंट हैज exclusive power to make laws with respect to any matters enumerated in list 1 in the 7th schedule, hereinafter referred to as a union list। मतलब 2 और 3 के क्लॉज में चाहे जो भी लिखा हो, हम उसको नहीं मानते। यूनियन लिस्ट में जो भी लिस्ट बताई है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है, उसके बारे में लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगा। अब क्लॉज नंबर 2 क्या लिखा है? मतलब क्या होता है? 3 में चाहे जो भी लिखो, मैं नहीं मानता। पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 1, notwithstanding whatever contained in clause number 3, the parliament and subject to clause 1 का मतलब है कि 3 में चाहे जो लिखा हो वो मैं नहीं मानता, हाँ, लेकिन क्लॉज 1 को मैं मानता हूं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? उसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब क्लॉज 1 की बातें ऑपरेट करेगी, उसको मैं मानता हूं, उसको ट्रस्ट करता हूं, उसको फॉलो करता हूं। 3 को नहीं मानता मैं। 3 में चाहे जो लिखा हो मेरे को नहीं पता है, तो 3 में चाहे जो लिखा मैं नहीं मानता, लेकिन 1 में जो लिखा है उसको मैं मानता हूं। 1 में जो लिखा है उसको मानता हूं, मतलब पार्लियामेंट ही उस बारे में लॉ बनाएगा, उस बारे में मैं चाहे कुछ भी कहूं वो लागू नहीं होता है। आई बात समझ में? तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज नंबर 3 एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज नंबर 1, पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट
also have a power to make laws with the respect to matters enumerated in list number 3, that is a concurrent list. मतलब concurrent list के ऊपर पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों लॉ बनाएगा, लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग और सब्जेक्ट टू वन का मतलब क्या होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब 3 में चाहे जो भी लिखो, और सब्जेक्ट टू वन मतलब 1 में जो लिखा वो प्रिवेल करेगा। इसका मतलब स्टेट और यूनियन जब लॉ बनाएगा किसी बारे में और दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गए तो कौन प्रिवेल करेगा? सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 का मतलब पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा। सब्जेक्ट मतलब मैं उसको मानता हूं, मैंने कुछ गलत बोला तो वो बात सही मानी जाएगी, लेकिन मैंने कुछ बोला तो क्लॉज नंबर 3 में चाहे जो भी लिखा हो मैं मेरी ही बात प्रिवेल करेगी। बात समझे? झेपिया क्या, झेपिया क्या? स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। गहरी सांस, गहरी सांस, रुक के रखना जब तक मैं ना कहूं, छोड़ना नहीं है। अब क्लॉज नंबर 3 क्या लिखा है? छोड़ो छोड़ो, सांस छोड़ो। सब्जेक्ट टू द क्लॉज नंबर 1 and 2, मतलब अब मैं 1 and 2 दोनों की बातें मानता हूं। द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एन एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट देयरऑफ विद रिस्पेक्ट ऑफ द एनी मैटर एनुमरेटेड इन दिस नंबर 2। तो मैंने जो अभी आपको आसान भाषा में बताया ना कि हम पूरे लॉज या पावर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन के बारे में, लिस्ट के बारे में पावर लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। स्टेट को कुछ पावर दी है जो स्टेट लिस्ट के अंदर बताई हुई है, और कुछ मैटर ऐसे होंगे जहां पे दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, लेकिन वहां पे भी अगर कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ गया तो पार्लियामेंट का पावर प्रिवेल करेगा। ये बातें आर्टिकल 246 के क्लॉज नंबर 1, 2 एंड 3 में बताई है। आई बात समझ में? अब ये पहली बार आप लॉ को इस प्रकार से पढ़ रहे हो तो पहली बार थोड़ा मुश्किल होगा, ये सब्जेक्ट टू, नॉट विथ स्टैंडिंग वगैरह वगैरह सब लगेंगे एटम बम गिर रहे हो अपने ऊपर, ऐसा लगेगा। लेकिन डाउन द लाइन जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारी बातें हैबिचुअल हो जाएगी, लेकिन इसी तरीके से पढ़ेंगे तभी होगा। हमने अपनी किताब को इसी प्रकार से लिखा हुआ है। अब अगर जब आपको किताबें मिल जाएगी आपको पता चल जाएगा, उसके अंदर पूरा बेयर एक्ट है, कंपनी लॉ हो, फेमा हो, एलएलपी हो, पूरा बेयर एक्ट। बेयर एक्ट मतलब पूरा इस प्रकार से वर्डिंग है। अब उसको हौले हौले पढ़ेंगे तो पढ़ने में मजा है। एक बार आपको इसकी लत लग गई ना, फिर आपको नॉर्मल प्रोविजन पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अब बोलेंगे क्या है सर? नहीं, वो बेयर एक्ट बताओ। बेयर एक्ट मतलब जो एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ है उसमें मजा आएगा। बिकॉज डाउन द लाइन व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट you have to read many new laws. At that time, no faculty will guide you how to read this. At that time, you have to read on your own. Isn't it? So when I became chartered accountant, there was a VAT, value added tax. When I started practicing, there was a GST. So now GST is a new act. Now I haven't learned it before. So I have to read it along newly. So when I am reading new GST law, I have only bare act in my hand. Na? I don't have any supplementary, I don't have any complementary book which will give you more elaborative explanation in that. No, I should read the bare act. So bare act जब मैं पढ़ूंगा तब मेरे को उसमें से मतलब निकालना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि ये क्या है, क्या नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो उसकी शुरुआत हम लोग अभी से करेंगे, इंटर लेवल से ही करेंगे। डर रहे हो क्या? डर रहे कि मजा आ रहा है? मजा आएगा ना भाई पढ़ने में, क्या ही मजा आएगा, है कि नहीं? नीचे पढ़ते क्लॉज नंबर 4, पढ़ो जरा। पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच मैटर इज अ मैटर एनुमरेटेड इन द स्टेट। मतलब जो कहीं पे स्टेट में नहीं लिखा होगा वो उस बारे में पार्लियामेंट पावर बनाएगा, लॉ बनाएगा। मतलब स्टेट में अगर कुछ बात नहीं लिखी है तो पार्लियामेंट्री लॉ बनाएगा। आर्टिकल 245, 245 बोलता है पावर टू मेक लॉज, 246 बोलता है पावर दिया है लेकिन कौन से मैटर पे कौन लॉ बनाएगा, ये लॉ बनाएगा। और आर्टिकल 248 रेसिड्यूरी पावर लिखता है द पार्लियामेंट, पढ़ेंगे मेरे साथ, पार्लियामेंट हैज अ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एनुमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट और द, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट हो या स्टेट लिस्ट हो उसके ऊपर लॉ बनाने का पावर स्पेसिफिकली किसके पास है? अगेन पार्लियामेंट के पास है।
सच पावर शाल इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग लॉ, imposing a tax not mentioned in either of those list. मतलब अगेन कह रहा है कि अगर स्टेट लिस्ट में कुछ बातें लिखी है लेकिन स्टेट ने उस बारे में लॉ बनाया नहीं है, तो उसके बारे में लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा. रेसिड्यूरी पावर मतलब जो भी बचा कुचा है जिसमें कोई लॉ नहीं है वो लॉ पार्लियामेंट बनाएगा. स्टेट में कुछ बातें लिखी हुई है लेकिन स्टेट लॉ गलत है ऐसा लग रहा है, तो पार्लियामेंट पावर रखता है उस लॉ को बनाने में. आई बात समझ में? आर्टिकल 245, 246 एंड 248. क्लियर? झेपिया क्या सर एग्जाम में आएगा? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि इसके में से कोई बात एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन ये पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एनलाइटन सा फील करोगे. हाँ अच्छा ऐसा होता है. सही कि गलत? पक्का? डिस्कशन अभी खत्म नहीं हुआ है. कोई डाउट, कोई शक, कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ सकता हूं मैं? थैंक यू. तो हमने बात करी पार्लियामेंट की, यहां तक क्लियर है? पार्लियामेंट क्या होता है वगैरह वगैरह, लोकसभा राज्यसभा वो ये फलाना ढिमका बात है. अब एक छोटा सवाल और एक मेरे पास, पूछू क्या? मुझको बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. Is there any difference? First, let me answer. Let me get the answer of this. Is there any difference, or both are same? So, what is the difference? हाँ, अब माइक देना बेटा. जल्दी जल्दी. ए भाई, बोल रहा था ना कुछ? बोलना जो भी है, गलत सही जो भी है बोल. नहीं अभी तो बहुत बातें करता, माइक आने पे चुप हो जाता है भाई. तो हाँ जी, एनीवन वांट्स टू ट्राई? ये फ्रॉम गर्ल्स आई शुड एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, ईपीएस स्टूडेंट्स. बताया था मैंने. कोई न्यू स्टूडेंट? नो? क्या ड्यूटी होता है उनका? मेंटेनिंग द कंट्री. ओके ओके, मतलब पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन and center government is an administrative organ. That's what you want to say? Okay, so who are all there in center government and who are all there in the parliament? पार्लियामेंट में कौन होता है? सेंटर गवर्नमेंट में कौन होता है? हाँ जी. चलो और सिविक को पढ़ते थोड़ा. मैंने कहा लोकसभा में 545 सीट्स होती है जिसके लिए जनरल इलेक्शंस होते हैं. हाँ जी. अब 545 में बहुत सारे पार्टियों के उम्मीदवार इलेक्शन के लिए कैंडिडेचर रख चुके हैं. अब मान लेते 3 पार्टी है, एक है बीजेपी, दूसरी है आम आदमी पार्टी और तीसरा है मान लो कांग्रेस. अब इमेजिन करिए 545 में से लगभग 300 सीट बीजेपी के पास है, 200 सीट आम आदमी पार्टी के पास है और 45 सीट कांग्रेस के पास है. मतलब टुकड़ों में से 45 टुकड़ों पे कांग्रेस के उम्मीदवार चुन के गए. मतलब 45 टुकड़ों के इंडियन लोगों ने, इंडिया के लोगों ने कांग्रेस को बहुमत दिया हुआ है. तो ये सीन दिख रहा है अभी आपके सामने. 545 में से ये सीट आता ना न्यूज में, न्यूज चैनल है उसमें यही आता ना, ये इसमें इसको इतना ही सीट मिला, उसको उतना सीट मिला. वैसे सबसे ज्यादा सीट कौन से स्टेट की है लोकसभा में? उत्तर प्रदेश. तो इसीलिए लोकसभा इलेक्शन जब आते हैं तब सबसे ज्यादा कैंपेनिंग उत्तर प्रदेश में होता है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये 3-4 स्टेट्स है. अगर अपने 3-4 स्टेट्स के इलेक्शन जीत लिए, मतलब लोकसभा सीट्स, मैक्सिमम सीटें आपके अगर इन स्टेट्स में आ गई तो समझ लो आप लोकसभा इलेक्शन जीत गए. तो इसलिए सबका जो ध्यान होता है सारे पॉलिटिकल पार्टीज का, जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं सब इन बड़े बड़े जो नेता होते हैं इन पार्टीज के, वो उन स्टेट में जाकर बैठ जाते हैं. पहले उत्तर प्रदेश. तो आप देखोगे अभी इलेक्शन नजदीक है, डिक्लेयर्ड है,
तो सबसे जो पहली सभाएं होगी वो उत्तर प्रदेश में होगी। भाई और बहना जाएगा उत्तर प्रदेश। समझे बात को, उधर जाएंगे। हाँ जी, तो ये सीन है, ये सीन है अभी। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी किसके पास है। तो लगभग आई एम नॉट श्योर अबाउट 283 243, तो 243 सीट्स जिसके पास है उसको बहुमत मिल जाता है। जो भी जिसको 243 सीट्स मिल जाएगी उसको बहुमत है। अब यहाँ पे बीजेपी के पास 300 सीटें है, इसका मतलब क्या है, बीजेपी के पास क्लियर बहुमत है। मतलब बीजेपी क्या कर सकता है, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगा, बीजेपी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगा। किसके पास जाएगा, ये प्रेसिडेंट साहब के पास है। प्रेसिडेंट साहब, भारत में हम सरकार बनाना चाहते हैं, ये क्लेम करेगा हम सरकार बनाते हैं। अगर ऐसा होता कि बीजेपी के पास 230 सीटें होती तो उनके पास क्लियर बहुमत नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको गठबंधन वाली सरकार बनानी पड़ेगी। मतलब उनको आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी, महाविकास आघाड़ी। अब ये न्यूज में ऐसा आता है, मैं ये मेरा ऐसा माता का संबंधन है, बोलना पड़ता है, आ जाएंगे लोग इधर, है ना। तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, इनकी सरकार महाराष्ट्र में। क्यों, बिकॉज किसी के पास उतने नंबर ऑफ सीट्स नहीं है जो सरकार बनाए, इसलिए बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर उनको सरकार बनानी पड़ेगी। यहां तक क्लियर है। तो अगर किसी के पास क्लियर बहुमत है तो वो खुद अपना क्लेम कर ले कि मैं सरकार बनाऊंगा। तो यहां पे 300 सीट बीजेपी के पास है, तो बीजेपी बोलेगा कि मैं सरकार बनाऊंगा, तो प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे मेरे को सरकार बनानी है। इसलिए हम बोलते क्या, भारत में बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार बोलते हैं लेकिन वो बीजेपी की सरकार है। अब सरकार बनाएंगे मतलब क्या, देश को चलाना भी तो, इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। पार्लियामेंट में ये सब लोग मिलकर बैठेंगे ना, कि पार्लियामेंट में बस बीजेपी के लोग बैठेंगे। लोकसभा में कौन कौन बैठेगा, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठेंगे ना। लॉ बनाएंगे तो किसको पूछेंगे, बीजेपी को पूछेंगे कि सारे पार्टीज के कैंडिडेट को पूछेंगे, सारे एमपीज को पूछेंगे ना। हाँ, ये बता लगे कि बीजेपी के लोग हाँ बोलेंगे तो लॉ बन जाएगा, बिकॉज उनकी ज्यादा मेजोरिटी है ना, इसलिए मैक्सिमम सीटें अपने पास होनी चाहिए। तो सरकार लॉ हम अपने हिसाब से बना सकते, ये उसके पीछे का इंटेंशन है। तो लोकसभा में सब मिलकर बैठेंगे, वो बात तो फिक्स है। मतलब पार्लियामेंट में, लोकसभा में लॉ बनेगा। कैसे बनेगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब उनके एमपीज जो होंगे उनके कंसेंट पे लॉ बनेगा लोकसभा में। बात समझे, यहां तक क्लियर है। अब लॉ बन गया, मान लो जैसे इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट में रखा, पास हुआ, उस पर किसने वोट करा, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने वोट करा, सबने कंसेंसस दे दिया, एक्ट बन गया। एक्ट अभी लागू हो गया इंडिया में, इंडिया में एक्ट लागू हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब टैक्स लेगा कौन, ये एमपी सब घर घर पे जाएंगे, है तुम्हारा टैक्स, है तुम्हारा टैक्स। टैक्स कलेक्ट कौन करेगा भाई, सरकार की कोई एक डिपार्टमेंट होगी ना, जो ये फिनांस का काम देखेगी, है ना। तो देश को चलाना भी तो है, एडमिनिस्ट्रेट भी तो करना है। तो देश को चलाने के लिए हमने देश के कामों को डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे रक्षा का एक डिपार्टमेंट बना दिया, तुम बस रक्षा करोगे, देश की रक्षा करना तुम्हारा काम है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट काम है ना, रक्षा करना देश की। तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे कि ईपीए में सारे सब्जेक्ट सारे टीचर सिखाएंगे क्या, बोले आज मैं लॉ से कर रहा हूं, कल अकाउंट पढ़ा रहा हूं, पागल हो जाएंगे लोग। तो हमने यहाँ पे डिवाइड करना चाहिए कि ये लॉ वगैरह ये आप देखो, अकाउंट वगैरह आप देखो, ये टैक्स वगैरह तुम देखो, डिवाइड करके रखा है ना, सब अपना अपना काम करेंगे तो ईपीए ठीक से चलेगा। देश चलाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा कामों को, वर्क को डिवाइड करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री अलग, फिर आएगा अपना फिनांस, फिर आएगा अपना एजुकेशन, है कि नहीं, एंड फिर एक अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, उसकी एक डिपार्टमेंट होगी। ऐसे और भी मिनिस्ट्रीज होता है, सही की गलत।
अब क्या होगा, हर एक मिनिस्ट्री का, इसको मिनिस्ट्रीज बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह ना। अब हर एक मिनिस्ट्रीज का एक एक मिनिस्टर होगा, है कि नहीं? जैसे बताएंगे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? वेरी गुड, राजनाथ सिंह। फिनांस मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? क्या पता थे एजुकेशन ले रहे, मिनिस्टर ही कौन पता नहीं हमको, बर्बाद हो गए सर। अच्छा, एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है? तो जब भारत पाकिस्तान पे कोई मुद्दा चलता है तो टीवी पे कौन दिखता है ना? तो उनके पास मिनिस्ट्री है। तो ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है जिनके पास मिनिस्ट्रीज है जिनका अपना अपना एक मिनिस्टर होगा, जो जो उस मिनिस्ट्री को चलाएगा, एडमिनिस्टर करेगा। जैसे आज इनकम टैक्स का कायदा बना दिया लोकसभा ने, लेकिन इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसका है? बात समझे? ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं जाएगा, मिलिट्री भेज दिया बताओ टैक्स कलेक्ट करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा? उस एक्ट को, बनाए हुए एक्ट को आपके ऊपर एनफोर्स करेगा कि आपने इसको फॉलो करना है। बात समझे? ये मिनिस्टर्स है। अब जो 300 लोग चुन के गए ना, जिन्होंने अपनी सरकार बनाई बीजेपी, अब 300 लोगों में से बीजेपी की एक मीटिंग होगी, जैसे हमारी मीटिंग है, मान लो आप सब बीजेपी के एमपीज हो, तो हम लोग यहाँ पे बैठे, अब चर्चा करेंगे किसको मिनिस्ट्री मिलेगी। बताओ, 300 लोगों को मिनिस्ट्री मिलेगी, उनमें से कुछ लोगों को मिनिस्ट्री मिलेगी ना। तो आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे कि कुछ नेता जो होते हैं वो थोड़े से खफा हो गए कि उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली, कुछ बहुत खुश हो जाते, बोला मिनिस्टर बन गया मैं। तो 300 में से सारे मिनिस्टर्स नहीं बनते, जितनी मिनिस्ट्रीज है उतने लोगों को ही मिनिस्ट्री मिलती है, बाकी लोग बस मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के। ये लोग मिनिस्टर होते हैं जो देश को चलाते हैं, जो एक्चुअली गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। अब ये जो मिनिस्टर्स है ना, इनके ऊपर एक मिनिस्टर होता है जो इनको चलाता है, उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर का मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र भाई मोदी, सही बात है, जेपी आएगा। अब ये प्राइम मिनिस्टर और ये मिनिस्टर्स का मिलके क्या बनता है? इसका बनता है सरकार, इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। 300 लोगों का सरकार नहीं होता है, 300 में से कुछ सिलेक्टेड लोग आते हैं जो मिनिस्टरीज के मिनिस्टर बनते हैं, उनका एक मिनिस्टर चुनाया जाता है, वो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर और ये सारे मिनिस्टर्स मिलकर सरकार बनते हैं। इसके अंदर एक बंदे को ऐड कर दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सबसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है? प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, एंड देन हमने पढ़ा था ना सिविक में, राष्ट्रपति फक्त नामधारी असतात। इंग्लिश अंग्रेज वाले कुछ और पढ़े होंगे, आई डोंट नो क्या पढ़े उन्होंने, मतलब उनका बस नेम फॉर द नेम सेक प्रेसिडेंट। क्यों ऐसा बोला जाता है? बिकॉज काम तो सब प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं ना सरकार में, उनको बस है ना सही करो, तुम सही करो। ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, हाँ, वापस चलो, नहीं उठाएंगे, जो बोला वो साइन करो। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन। तो भारत को हम अगेन 3 ऑर्गन में डिवाइड करेंगे। पहला होगा लेजिस्लेटिव ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन होगा? मतलब जो लॉ बनाएंगे, जैसे पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन में पार्लियामेंट, स्टेट काउंसिल्स है, असेंबलीज है, विधानसभा, विधान परिषद। फिर दूसरा आएगा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। एग्जीक्यूटिव मतलब जो उसको एग्जीक्यूट करेगा, एडमिनिस्टर करेंगे, लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसके अंदर कौन आएंगे? सेंट्रल पे कौन आएगा? प्रेसिडेंट, एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, सारे मिनिस्टर उसके अंदर आ जाएंगे। ये मिलकर देश को चलाएंगे, पूरी इंडिया को। स्टेट के लिए गवर्नर, स्टेट के गवर्नर होते हैं ना, एंड देन चीफ मिनिस्टर एंड अपने अपने मिनिस्टर। जैसे कि भारत के अर्थ मंत्री होते हैं, वैसे महाराष्ट्र राज्य के भी अर्थ मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री तो उसके भी होते हैं, सही बात है। तो स्टेट में एग्जीक्यूट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए ये लोग होते हैं। एंड लास्ट ऑर्गन होता है जुडिशियल ऑर्गन। जुडिशियल मतलब कोर्ट वाले लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, अगेन लॉ बना दिया लोकसभा, इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? एग्जीक्यूट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मिनिस्टर ऑफ फिनांस बोल दिया कि इंडिया में जितने भी लोग हैं इनकम कमाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा 30% स्ट्रेट अवे। बात समझे?
अब यहां पे आगे सी है आरती जी, 1 करोड़ का इनकम कमाती है, बोलते कि इनकम मेरा, मेहनत करी मैंने और टैक्स मिलेगा तुमको, मैं टैक्स नहीं देती, मैं टैक्स नहीं दूंगी। इन्होंने टैक्स नहीं भरा, ये देख करके बाकी लोग भी पागल हो गए, बोले मैं भी टैक्स नहीं भरूंगा, बोले ये भी बोले मैं भी टैक्स नहीं भरूंगा, तो सब लोग टैक्स नहीं भर रहे। अब बताओ टैक्स का रिकवरी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब बताओ आरती जी को डायरेक्टली जेल में डालेंगे? आरती जी का जो कहना है वो सुनेंगे ना पहले, तो आरती जी के ऊपर फिनेंस मिनिस्टर या फिनेंस मिनिस्ट्री केस फाइल करेगी, तो केस का नाम बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस वर्सेस सीआरटी। केसरी का नाम ऐसे ही होता है ना, भी केस लॉ बनेगा। अब इस केस के अंदर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, जज साहब बैठेंगे, आरती जी इधर, गवर्नमेंट के लोग इधर, जज साहब बोलेंगे गवर्नमेंट क्या बोल रहे, बोले इनकम कमाती है, गौर से देखो इस चेहरे को, इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी हुई हैवानियत, गौर से देखो जज साहब, ये सीआरती 1 करोड़ का इनकम कमाती हो, टैक्स नहीं भरती है। जज साहब बोले आरती जी क्या हुआ? आरती जी बोले जज साहब इनकम मैंने कमाया है, मैंने मेहनत करी है, और टैक्स गवर्नमेंट को क्यों दूं मैं टैक्स नहीं भरूंगी, तो फिर लॉ पढ़ा जाएगा। फिर जज साहब बोलेंगे वो इनकम टैक्स की किताब लेके आओ भाई, तो जो भी वहां पे होंगे लोग इनकम टैक्स की किताब देंगे, जज साहब लेंगे इनकम टैक्स, 2 मिनट रुको, तुम सीए का प्रैक्टिस करती हो, अच्छा प्रोफेशन में, अच्छा। तो बेटा ये सेक्शन रहा, इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर कोई बंदा इंडिया में ट्रेड प्रोफेशन ऑक्यूपेशन करेगा, इंडिया में इनकम कमाएगा, उसको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तुम इंडिया में रहते हो बेटा? हाँ मैं इंडिया में रहती हूँ सर। तो तुमको ये लॉ लागू होगा, गवर्नमेंट तुम रिकवरी कर लो, कोई चिंता नहीं। केस फाइनल। जुडिशियल ऑर्गन, जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और लोगों में झगड़े होते हैं तब जुडिशियल ऑर्गन काम करता है। जब लॉ को पढ़ने में लोग गलती कर लेते हैं, इन्होंने मिस इंटरप्रेट करा ना, बोला कि इनकम टैक्स लॉ मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, वो कंपनीज पे करता है, इंडिविजुअल पे नहीं करता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है इनका। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो झगड़ा हुआ, झगड़ा कोर्ट में जाएगा। लॉ बनाया जिसको लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर इनमें कोई दिक्कत आ गई तो ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो बोलेगा वो फाइनल होगा। जुडिशियल ऑर्गन, तो इंडिया को चलाने के लिए 3 ऑर्गन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले लॉ बनाने वाला, फिर लॉ को चलाने वाला, और इनमें झगड़े हो गए तो लॉ को इंटरप्रेट करके देने वाला जुडिशियल ऑर्गन। आई बात समझ में? झेपिया क्लियर है? तो ये होता है लॉ। एनी डाउट सो फार भाई और बहनों? भाई और बहनों, और ये कंपनीज एक्ट का जर्नी है, उसको हम लोग कल पढ़ लेंगे, आज कोई चिंता नहीं, आज बस आज के लिए काफी है। नहीं जाऊंगा, मैं सवाल पूछूंगा अभी, और मेरे कंट्रोल में अभी आप हो बहुत समय तक हो। तो यू गॉट टू नो कि लॉ क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कौन बनाता है, कौन चलाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर है मेरी बात? तो आज हमने क्या सीखा बच्चों कि सिलेबस क्या है अपना, हमको पढ़ना क्या है, और सेकंड हाफ में हमने पढ़ा कि ये लॉ बनाता कौन। अब ये डिस्कशन वापस पूरे बैच में नहीं होगा, ये पहला लेक्चर था इंट्रोडक्टरी लेवल पे, आपको समझना बहुत जरूरी था कि लॉ है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से बनता है, इसके मायने क्या है, इसका महत्व क्या है, वो समझना आने के लिए ये डिस्कशन जरूरी था। अब ये डिस्कशन बैच के दौरान वापस कभी नहीं होगा, ये आप अपनी जिंदगी भर के लिए अपने साथ रखिए कि इस प्रकार से डिस्कशन हुआ था, और ये इंपॉर्टेंस, जब कभी भी जिंदगी में आप लॉ पढ़ोगे तो इस डिस्कशन को दिमाग में रखते हुए उसको पढ़ना। सही बात समझ में? पक्का? अब कल से जब आप ज्वाइन करेंगे तब कुछ मिनिमम रिक्विजिट्स है, जैसे कि आप अपना रजिस्टर खुद लेके आएंगे, इधर मैम के पास जाके वो नोटबुक दे दो मैम, एक 200 पेजेस का मस्त नया वाला, सर फाउंडेशन जरा राहिले ते तसंच राहिले, ते आणू काय परत, आमची मम्मी कावत्या, एक नया वाला रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट है ये, इट नॉट एक्सपेंस एक्चुअली। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फिनेंस स्टूडेंट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। सो 200 पेजेस का एक मस्त नया वाला नोटबुक रजिस्टर लेके आइए।
जो हम लोग यहाँ पे जिसके नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरा नोटबुक लेके आएंगे जिसमें हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रॉब्लम लॉ में बड़े लोग फॉलो करते हैं, मैंने फाउंडेशन पे चिल्ला चिल्ला के बात बताई थी लोगों को कि आप जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नहीं कर रहे और उनका रिजल्ट जो भी आया तो वापस से उसको मैं रिपीट करता हूं कि जब तक आप राइटिंग नहीं करोगे तब तक आपको लॉ फेमिलियर नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। आप अकाउंट्स के सॉल्यूशन को बस देख करके जाओगे तो विल यू एबल टू रिप्रोड्यूस दैट इन एग्जामिनेशन? विल यू हैव दैट कंफर्ट जोन? तो वैसे लॉ में आप पढ़ के निकल के जाने में क्या फायदा है? आपको लिखना पड़ेगा ना भाई। तो राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो दिन का हम अभी 3 घंटे की अपनी क्लास है, तो मान के चलो 2.5 घंटा हम लोग लर्न करेंगे, और जैसे टाइम परमिट करता है, कभी 20 मिनट करेंगे, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा करेंगे। मैं मान के चलता हूं कि आधा घंटा तो आधा घंटा हम लोग बस राइटिंग करेंगे। राइटिंग माने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करेंगे यहां पे बैठ करके एग्जाम एनवायरनमेंट में। जितने मैक्सिमम सवाल हम लोग लिखेंगे उतना अपने लिए कंफर्ट जोन बनेगा लॉ में। वो लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। सर वो लॉ के लैंग्वेज में लिखना जरूरी है, नॉट विद सेंडिंग सब्जेक्ट टू, ये तो मैं भी ना लिख पाऊं। तो आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो लिखना कैसे है सर? हम करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप कंफर्टेबल फील करोगे लॉ के अंदर, और एग्जामिनेशन में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हम लोग क्या लिख रहे हैं। तो डेली बेसिस पे हमको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब इनिशियल डेज पे नहीं होगा, बिकॉज पहले थोड़ा पढ़ तो ले, लिखना क्या है वो तो समझे। तो इनिशियल डेज पे नहीं होगा, एक हफ्ते के बाद या फिर उसके आसपास हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1 जो आपका नोट्स का किताब होगा, जो समरी नोट्स होगा। दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस वाला किताब 200 पेजेस का होगा बकायदा, जिसके अंदर हम लोग डेली राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा मैं घर पे आप छोड़ूंगा नहीं, चाहे 7 बजे 8 बज जाए। हाँ जी, अगर इतनी मेहनत करोगे तो गारंटी बता रहा हूं मैं तुमको कि लॉ में मिनिमम एग्जाम्पशन तो स्कोर होगा ही होगा। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए वो सारे लॉ में एग्जाम्पशन स्कोर करें और कुछ तो 90+ स्कोर कर ले, ये मैं चाहूंगा। तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने एक वर्ड आपसे कहा था जब बैच शुरुआत करी थी मैंने, कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेपर नंबर 2। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी होगी कि आप लॉ में अच्छा स्कोर कर पाओ और लॉ की वजह से आपका ये ग्रुप छूट जाए। हाँ जी, लॉ आपके लिए बैरियर नहीं होना चाहिए, लॉ के लिए आप सपोर्टिंग होना चाहिए। आई बात समझ? जैसे मैंने कहा कि बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, 6 में से अगर कोई सिंपल सब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट है, तो आपको उसी तरीके से इस सब्जेक्ट को देखना है। आई बात समझ में? पक्का? तो कल से जब आओगे तो 2 किताबें कंपल्सरी लेके आओगे। सर मैं पेन कौन सा लेके आऊं? मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिकली 3 पेन तो आपके पास होनी चाहिए। एक होगा आपका ब्लू पेन जो आप बचपन से यूज कर रहे हो, दूसरा होगा ब्लैक पेन जो इंस्टीट्यूट को रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम राइटिंग आप ब्लैक पेन से करिए ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ विद द ब्लैक पेन। एंड तीसरा एक रेड पेन जो होना चाहिए, आप अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स बनाएंगे। जब नोट्स बनाएंगे तो कलरफुल होंगे, वैसे जिंदगी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट है, रंगीन हम बनाएंगे। आई बात समझ में? और सर वो मैं फ्लोरोसेंट लेके आऊं क्या? मेरे को बहुत मस्त लगता है फ्लोरोसेंट। अपनी अपनी ख्वाहिश, लेके आओ फ्लोरोसेंट वाला कलर, वो चमकीला होता है ना, कुछ भी ले, बस रंगीन बनाया जाए। अब इतने भी कलरफुल पेन मत लेके आओ, हर एक लाइन पे अलग अलग पेन दिख रहा है मुझको। 3 कलर काफी आपके लिए, सही बात है। एक ब्लू और ब्लैक मैं सजेस्ट करूंगा, तीसरा पेन आप देख लो, जो भी लेके आना है आपके हिसाब से लेके आना। सर मला पिंक आवडते, मैं आणू का पिंक आणा की काहीच प्रॉब्लम नाही, लिहायला पाहिजे। उसके बाद आप चिट्ठियां लेके आएंगे, चिट्ठियां फाउंडेशन की होगी, चिट्ठियां फाउंडेशन की होगी ना? नहीं है तो लेके आना, नहीं है तो नया वाला लेके आना। चिट्ठियां समझ रहा हो ना? क्या बोलते उसको? हाँ यस, अंग्रेज वाले लोग बोलते उसको स्टिकी नोट्स, वो लेके आना। सर वो अलग अलग साइजेस में आते, मैं कौन सा साइज का लेके आओ? वैसे भी मुझको पता है बाद में सबसे जरा देखिए ऐसे ही होने वाला है। तो अब एक बड़ा वाला स्टिकी नोट लेके आओ, छोटा वाला लेके आओ। बाकी जिसको जो पसंद आए वो लेके आना। सर उसमें कलर कौन सा लाऊं सर?
मेरी माताओं, आप जो कलर चाहो, मैं चाहूंगा ये वो जो येलो कलर का होता है ना, वो डिसेंट दिखता है वैसे। लड़के बोले पिंक सर, पिंक आंटो की सर, है ना, क्या प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिखना चाहिए, वो येलो पे दिखता प्रॉपर है। देखो मैं ये बेसिक बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। वो येलो कलर का लेके आएंगे तो उसमें लिखा हुआ दिखता है, तो जब प्रिपेयर करेंगे, फाइनल रिवीजन करेंगे, तो वो मेमोरी बन जाती है, पिक्टोरियल मेमोरी बन जाती है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं, बाकी ये डायरेक्टिव है, नॉट अ मैंडेटरी इन फोर्स, यू मे। और एक बात बताना चला क्या, हाँ हाँ, लिपस्टिक लेके आना सब लोग, हाँ जी, अपने अपना कलर का, अपना अपना शेड जो भी आपको पसंद आए, स्किन टोन की सब, ये आपका जो भी होगा उस हिसाब से वो लिपस्टिक, लिपस्टिक माने हाँ हाईलाइटर, उसमें भी कलर होते हैं। हाँ, आपको जो पसंद है वो कलर लेके आना, मेरा सजेशन रहेगा वो येलो वाला जो फ्लोरोसेंट दिखता है ना, वो वाला लेके आना, वो बेटर दिखता है। उसमें क्या होता है, हाईलाइट करने के बाद नीचे वाला जो लिखा है वो टेक्स्ट वो भी दिखता है, कुछ कुछ हाईलाइटर होते हैं, बस हाईलाइटर ही दिखता है, फिर बाद में पता नहीं चलेगा इंपॉर्टेंट कौन सा है और जो छोड़ना कौन सा है और पढ़ना कौन सा है। कुछ कुछ लोग करते हैं ना सब हाईलाइट, मैंने बोला कि थोड़ा हाईलाइट करो उसको, तो बच्चा क्या करता है, हर एक लाइन को हाईलाइट करता है, पढ़ना शुरू करता है ना, लाइन सब हाईलाइट किया उसने लाइन में। अरे भैया इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना है, कभी हाईलाइट, बच्चा क्या करता है पता है, नहीं नहीं सुनो अभी नालायक, मैच मैच बच्चा हाईलाइट करता है उसको, नहीं छोड़ूंगा, मैंने बोला था आपसे पहले, मैं कंसेंट ले लिया मैंने आपका। अरे ओपन हो जा भाई, रुको रुको रुको, कहीं जाने का नहीं। हाँ चलो मान लो, तो बच्चा हाईलाइट करता है कैसे, उसको ऐसा हाईलाइट करता है भाई, कैसे ओपन नहीं हो रहा यार, अच्छा हाँ मैच मैच करो 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 करो, बहुत मजा आता है मुझको। बच्चा इसको हाईलाइट करता है ऐसे, अब क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो क्या करने की गरज है, कुछ बच्चा ऐसा करता है, पहले इसको ऑनलाइन करता है, फिर ये कलर लेता है, प्रॉपर कुछ कलर लेता है। मैं जहां पे हाईलाइट करने के लिए बोलूंगा उसी को हाईलाइट करने का है, मैंने जो हाईलाइट करने के लिए बोला है उसको छोड़ के किसी ने और हाईलाइट करा, ठीक है, फिर उस टाइम पे देख लेंगे ना, काय के लिए चर्चा करेंगे, अभी देख लेंगे फिर उस टाइम पे क्या करना है। मैं जो कहूंगा उसी को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन लेक्चर नंबर 1 पे मिल रही है, आपके भले के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, आपके भले के लिए बोल रहा हूं कि टीचर जो बोलेगा पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 1 3 4 और इसमें क्या आप गोंधल कर रहे हो मेरे को नहीं पता, पेपर नंबर 2 मैं जो बोलूंगा वही करना है। एक्सपीरियंस है भाई, 50 साल का एक्सपीरियंस है मुझको। क्या हो गया, सॉरी सर, मैं उम्र के हिसाब से भूल जाता हूँ मैं कभी कभी, 51 साल का एक्सपीरियंस है मुझको, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वही करेंगे तो आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी, खुद का आगावपना करने का। सो वो यूट्यूब पे मैंने एक लेक्चर देखा था, उसके अंदर ना वो ऐसा पढ़ाया था, ऐसी वाहियात बातें मेरे पास लेके आने का, तुम देखा चुपचाप बैठने का, खुद पढ़ने का, किसी और को बताने का भी नहीं, देखो आदत होती है ना युवक। हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर एक टीचर को अपना नॉलेज होता है, हर एक टीचर का अपना एक्सप्लेनेशन का एक तरीका होता है। मैं नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे जो टीचर है वो बुरे है भले, मैं भी यूट्यूब पे हूं, हो सकता है मेरा भी लेक्चर कोई दिखा रहा है उसको, ये कैसे पढ़ा है, ये क्या कुछ भी पढ़ाता है, होता रहेगा, हर एक टीचर का अपना एक तरीका होता है, अपना एक सलीका होता है, अपना एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न से वो सिखाता है। वो भी टीचर वही पढ़ा रहा है, मैं भी टीचर वही पढ़ा रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना सारा डायरेक्शन अगर आप लोगे तो एक चीज के लिए, तो एक तो पहले होना कि मेरे को फॉलो करना है किसी और को फॉलो करना है, पहले डिसाइड कर लो, एक बार डिसाइड कर लिया मेरे को फॉलो करना है तो पूरा मेरे को फॉलो करना है अंत तक, बीच में ऐसा कोई ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया करने का, और मैं आपको उतना टाइम भी नहीं दूंगा कि आप कहीं जाके देखो, इतना हम लोग एंगेज कर लेंगे अपने आप को पेपर नंबर 2 के लिए, सही बात है। समझे, तो क्या क्या लेके आना, एक बार समरी कर लो, मैं ही भूल गया, 2 नोटबुक लेके आने का, ओके, फिर 3 कलर के पेन लेके आने का, और एक हाईलाइटर लेके आओ, और अपना दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ स्टिकी नोट बोले सर, स्टिकी नोट लेके आना और अपना दिमाग लेके आना, ठीक है। अच्छा और मैं बात करने वाला था आपसे, क्या नहीं मतलब हाउ वाज योर रिजल्ट, आई जस्ट वांटेड टू नो कि कैसा, मतलब रिजल्ट कैसा रहा आपका। चलिए सो जोक से बात, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पोस्ट लेक्चर, मिलते हैं कल, बाय बाय।